बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यू है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और जिसकी आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 18.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 18.1 के तमाम क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या कह रहे हैं। इफ a रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। तो क्लास देखिए, हमें जो वैल्यू फाइंड करने का कहा जा रहा है वो इन दो की मालूम करनी है और बीच में है रेशो का साइन। ठीक है, जबकि ये हमें गिवन है कि अगर a रेशो b जो है वो 5/8 के इक्वल है, तो हमें एक्चुअली हमें इस वैल्यू में a अपॉन b की वैल्यू को पुट करना है। अब वो कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर a रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 8 लिखा हुआ है। तो क्लास देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रेशो को हम अपॉन की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसके दो तरीके हैं लिखने के, या तो मैं रेशो करके लिखूं या फिर मैं अपॉन में लिख लूं। तो मैं यहाँ पर इसको अपॉन में लिख रही हूँ और करके, यानी a अपॉन b। रेशो की जगह मैं क्या लगा रही हूँ, अपॉन। a अपॉन b इज इक्वल टू इसी तरह से 5/8। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे मैं इसको अपॉन में लिख रही हूँ, मैं इस वैल्यू को भी अपॉन में लिख सकती हूँ। 3a प्लस 4b अपॉन, जहां रेशियो है वहां हम अपॉन लगा सकते हैं, अपॉन 5a प्लस 7b। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 3a प्लस 4b अपॉन 5a प्लस 7b। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा क्लास, यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है a अपॉन b की, जबकि यहाँ कहीं भी a अपॉन b नहीं आ रहा है। ठीक है, a आ रहा है प्लस, फिर उसके बाद b आ रहा है, फिर a प्लस b, लेकिन हमें तो a अपॉन बी की जगह वैल्यू रखनी है ना 5/8। तो हम इसको a अपॉन बी कैसे बना सकते हैं? तो उसका एक बहुत ही आसान और बहुत ही एक तरीका है अच्छा सा, वो आपको बता रही हूँ कि अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ न्यूमिनेटर में भी अपॉन में b आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी अपॉन में b आ जाएगा। तो कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पर लिखिएगा डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं अगर b से डिवाइड कर दूं तो होगा क्या, देखें। 3a प्लस 4b, न्यूमिनेटर b मेरा डिवाइड हो गया b से, और अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो 5a प्लस 7b, ये भी मेरा डिवाइड हो जाएगा b से। ठीक है, अच्छा क्लास, यहां तक तो बात समझ आ गई है आपको कि दोनों, देखिए ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया और ये मेरा हो गया है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने b से डिवाइड कर दिया। अब मुझे इसका फायदा क्या होगा, ये b जो अलग a के साथ लिखा हुआ है एक लाइन में, तो क्या मैं इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकती हूँ? इसके नीचे अलग भी लिखूं, इसके नीचे अलग लिखूं, लिखा जा सकता है ना। बिल्कुल, जब हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों के नीचे b लगा होता है, हम लंबी सी लाइन लगा के एक ही में लिख देते हैं। तो जिस तरह से हम जब दोनों डिनोमिनेटर को एक दफा लिख सकते हैं, तो इसी तरह एक डिनोमिनेटर को हम अलग अलग सेपरेट भी तो लिख सकते हैं। तो मैं इस b को इसके नीचे भी लिख दूंगी और इसके नीचे भी लिख दूंगी। कर लेते हैं ऐसा। इस तरह हमें क्या फायदा होगा, देखें ये मेरे पास लिखा हुआ है 3
ए अपॉन बी हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा प्लस, इसके नीचे भी मैं बी लिख देती हूँ, ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर देखिएगा यहाँ पर 5a अपॉन, इसके नीचे भी b आ जाएगा, प्लस 7b, इसके नीचे भी b आ जाएगा। अब जरा देखें इस तरह मुझे करने से फायदा क्या हुआ, a अपॉन बी मिल गया मुझे, देखें यहाँ भी a अपॉन बी आ गया, नीचे भी a अपॉन बी आ गया, यानी मुझे वैल्यू रखना इजी हो जाएगा। और दूसरा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, b अपॉन बी आ रहा है, ठीक है, b अपॉन बी आ रहा है, तो ये b से b क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, b से b कैंसिल हो गए। और यहाँ देखिएगा, यहाँ कर रही हूं मैं, ये जो लिखा हुआ है 3, a अपॉन बी की जगह मैं वैल्यू रख सकती हूँ 5 अपॉन 8, रख सकती हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 3, और a की प्लेस में मुझे वैल्यू रखनी है 5 अपॉन 8, इस तरह से, ठीक है। ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया, और प्लस 4, ये देखें बाकी वैल्यू यहाँ पर ऐसी लिखी हुई है, बस b से b कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ 4 रह गया, ये तो हो गई मेरी न्यूमिनेटर की वैल्यू। और डिनोमिनेटर में भी सेम मैं यही काम कर दूंगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, और a अपॉन बी की जगह में लिख लेती हूँ 5 अपॉन 8, ऐसे। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 7, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गई है इसकी कंडीशन, मेरा न्यूमिनेटर आ गया है और ये मेरा डिनोमिनेटर आ गया है। अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 8 लिखा रहने देंगे, यानी मैं 3 5 सा क्या कर दूंगी, यहाँ पर 3 5 सा 15 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 8 लिखा रहेगा। उसके बाद प्लस 4 है, अपॉन में 5 5 सा ये क्या हो जाएगा 25, इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है 8 और प्लस 7, ये देख लीजिए इस तरह से हो जाएगी, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। अब देखें यहाँ पर ऊपर भी मैं एलसीएम ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में जो है 8 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी अपॉन में 8 लिखा हुआ है, क्योंकि एक नंबर मेरा फ्रैक्शन है और दूसरा होल है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन कभी भी ऐसी ऐड नहीं होते, उनको एलसीएम लेना ही पड़ता है। एलसीएम अगर मैं लूंगी ऊपर वाले का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया एलसीएम, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 15, यहाँ पर तो देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो 8 मैंने एलसीएम लिया है, ये 8 डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, किससे 8 4 जा 32, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 25 है, पहले तो 8 मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर मेरा यहाँ पर देखें 8 से 8 यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये वाला 8 अब डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो 8 7 से क्या होते हैं 56, ठीक है। अच्छा क्लास, अब जरा ये देखिएगा, अब हमने क्या करना है, दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है, देखिए इसका डिनोमिनेटर भी 8 है, इसका डिनोमिनेटर भी 8 है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर देती हूँ कैंसिल कर देती हूँ इस तरह से, ये डायरेक्टली इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। अब ये मेरा न्यूमिनेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, यहाँ पर मुझे 15 में प्लस करना है 32, तो 15 में 32 प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 न्यूमिनेटर में, चूंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुके हैं, अब डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये हो गए 47, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6 हो जाएगा 11, 2 + 1 3 एंड 3 + 5 8, ये हो जाएगा 81, ठीक है।
तो ये देख लीजिए, यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब देखिए ये हमें पार्ट दिए हुए और इसमें हमसे कहा गया है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो देखिए ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमें गिवन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बताया था। ये जो आपको यहाँ पर रेशियो नजर आ रहा है, 2 डॉट, ये हमारे रेशियो का साइन है, और ये जो 4 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। अच्छा, अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। स्टार्ट में ये था बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब इन क्वेश्चन में हम किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो पहले हम पहचाने कि मीन क्या है और एक्सट्रीम क्या है। तो देखिए ये जो रेशियो के बाद, रेशियो से पहले वाली जो वैल्यू लिखी हुई है कॉर्नर कॉर्नर की, ये इस कॉर्नर की और इस कॉर्नर की। देखिए ये रेशियो के इधर ये वाला कॉर्नर और ये इधर ये वाला कॉर्नर, ये जो कॉर्नर कॉर्नर की मेरी वैल्यू है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। और ये जो सेंटर की वैल्यू आपको नजर आ रही है रेशियो के इस तरफ और इसकी रेशियो के इस तरफ, ये दो वैल्यू यानी कि 5 एंड 3x-2, ये दोनों वैल्यू जो है जो सेंटर में लिखी हुई है ये मेरी कहलाती है मीन। ये हमारा फॉर्मूला है क्लास, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से अप्लाई करूंगी। प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है कि मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी 5 को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, 3x-2 से, ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसी तरह से अब आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन, ये मेरी क्या आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गई है। ये देखें ये मीन की जो दो वैल्यू है ना, ये वाली 5 एंड 3x-2, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये कॉर्नर की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+5 से। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आप 7 को पहले लिखें, इसको किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, 7 को बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ मीन रखा जा चुका है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ चुका है। अब हम इनको क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 3 15x, 5 2 10, 7 2 14x, 7 5 35, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, x को x के पास ले आती हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो मैं x को x के पास ले आती हूँ और नंबर को नंबर के पास ले जाती हूँ। तो देख लीजिए 15x के पास 14x आ जाएगा, और 14x जब हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 35, और 10 को जब मैं राइट पे शिफ्ट करूंगी तो यहाँ माइनस का है, और यहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए 15 में से जब मैं 14 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि 1x, तो 1 हम लगाते नहीं है, 15 माइनस 14 1 होता है, तो मेरा सिर्फ x बचेगा। उसके बाद देखिएगा 35 में जब मैं 10 प्लस करती हूँ तो हो जाता है ये 45, ठीक है। बस यही मेरा आंसर आ चुका है। ये देख लें, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू मेरी आ चुकी है, दैट इज द आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 2 में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमारा ये सम गिवन है, ये सब के सब किस में है, फ्रैक्शन में है। तो लेकिन हमारा करने का जो मेथड है बिल्कुल वही होगा जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर आपको बताया था, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो हमारी सेंटर की वैल्यू है, यानी कि प्रोपोर्शन के बाद फौरन जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये बीच वाली वैल्यू जिसमें 4 डॉट लगे हुए, इससे प्रोपोर्शन के पास पास जो वैल्यू है ये हमारी कहलाती है मीन।
और ये कॉर्नर वाली जो वैल्यू है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यानी रेशो से ये पहले वाली और ये रेशो के बाद वाली लास्ट वैल्यूज, ये मेरी कहलाती हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। पहले मैं लिखूंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब मैं इसको और इस वैल्यू को आपस में क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये देखिएगा, यानी 3/4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देती हूं मैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x अपॉन 3 से, ठीक है। बीच में आएगा इक्वल टू का साइन। अच्छा, ये प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन आ जाएगा और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फॉर्मूले में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये कॉर्नर वाली वैल्यू और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देती हूँ 4x माइनस 3 अपॉन 5, ब्रैकेट लगा दी मैंने, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7/2 से, इस तरीके से, ठीक है क्लास। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अब जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा देखिएगा, यहाँ से हम 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, जबकि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या रह गया मेरे पास, x, और यहाँ क्या रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। फिलहाल कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है। जब कोई चीज कैंसिल नहीं होती है तो क्लास हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यानी 7 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4x माइनस 3 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, क्योंकि ये दोनों किस में लिखे हैं, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10। अब जरा देखिएगा, ये 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं इस 10 को इधर ले आती हूँ x के पास, तो ये x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10x। और यहाँ जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, 7 4 जा 28, ठीक है, एंड 7 3 जा 21। ये देख लीजिए, 10 इधर आके x से मल्टीप्लाई हो गया और 7 जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 4 जा 28 माइनस 7 3 जा 21, ये आपके सामने है। अब देखिए, x को x के पास ले आती हूँ और नंबर को मैं वहीं लिखा रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो कोशिश करें x को लेफ्ट साइड पे रखें और वैल्यू को राइट साइड पर। तो मैं 10 के पास ले आती हूँ 10x, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या रह गया, -21, ये इज इक्वल टू के यहीं रह जाएगा। अब देखिए, 28 में से 10 को माइनस करेंगे, जाहिर है 10 में से 28 तो माइनस हो नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगी, 28 में से 10 को माइनस करूंगी, तो मेरा क्या बचेगा, 18 बचेगा। अब 18 जिसमें से भी बचेगा वही वाला हम साइन लगाएंगे। जाहिर है 28 ग्रेटर है और 28 के साथ माइनस लगा हुआ है, और बचेगा भी 18 इसी में से, तो मैं 18 के साथ भी क्या लगाऊंगी, माइनस साइन, ये हो जाएगा 18x, ठीक है। उसके बाद यहां मेरे पास क्या है, -21, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए ना, तो 18 यहां पर क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। मैं कर देती हूँ डिवाइड, ये देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है -21 अपॉन, ये नीचे आके इससे डिवाइड होगा 18, तो ये हो जाएगा -18। अब देखें क्लास, जब कभी भी माइनस इस तरह ऊपर नीचे लिखे हो, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। और कोई ऐसा टेबल जिसमें 21 और 18 दोनों आते हो, यकीनन 3 का टेबल है, तो 3 7 जा
21 एंड 3 6 18। ठीक है, हमारा x का आंसर क्या आ गया? 7/6। यही हमारा फाइनली आंसर है। अच्छा क्लास, ये आंसर आपकी बुक में गिवन नहीं है, बुक का जो आंसर है वो यकीनन रॉन्ग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा आंसर ये आ रहा है और बुक में आंसर कोई दूसरा गिवन है। तो आपको पहले ही बता दूं कि बुक का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 3 हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब देखिए वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा, जितने भी क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं प्रोपोर्शन वाले, फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे जब तक हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखते हैं, यानी 5/x - 1 को मल्टीप्लाई मैं करूंगी किससे? x - 1 अपॉन 3 से। ठीक है, और फिर बीच में आ जाएगा इक्वल टू का साइन, ये मेरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में देखिएगा x - 3 अपॉन 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4/x + 4। ठीक है, अब जरा देखिएगा, दोनों को मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉर्मूले के मुताबिक। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में देखिएगा ये यहाँ पर x - 1 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में, बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन होता है क्लास तो हम इसे क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो x - 1 से x - 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा ये 2 1 सा 2 हो जाएगा एंड 2 2 सा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या बचा? न्यूमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 3, तो लिख देते हैं 5/3। ठीक है, और यहाँ देखें ये 2 जो मेरे पास बचा है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इससे, यानी अब जब कुछ कैंसिल नहीं होता तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे? x - 3 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4 से। तो 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगी x + 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पर कर सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ, ऐसा कर सकती हूँ ना। मैं इसके पास ले आती हूँ 5 के पास x + 4 को, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और x + 4 को 5 से। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x और 5 4 सा 25, बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, पहले x है तो 5x हो जाएगा, फिर 4 से तो 20 हो जाएगा, 5 4 सा 20। और यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट मेरी लगी हुई है x - 3। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x + 20 = 6x। जब ये 6 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x और 6 3 सा 18, 6 3 सा 18। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की, तो मैं x के पास x को ले आती हूँ और नंबर के पास नंबर को ले जाती हूँ। कर लेते हैं हम ऐसे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5x, और जब मैं इस 6x को यहाँ पर लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस हो गया, और यहाँ पर मेरे पास ये -18 पहले से लिखा हुआ है,
इसको मैंने कॉपी कर लिया, और 20 जब यहाँ पर शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा 5 में से 6 जा सकता है? नहीं जा सकता, लेकिन 6 में से 5 माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा? 1। लेकिन किस में से बचेगा? माइनस वाले में से, क्योंकि मेरा जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो कौन है? 6, और 6 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है? माइनस की। तो जो मेरे पास नंबर बचेगा वो किस में से बचेगा? माइनस में से। तो माइनस में आएगा मेरा x, यानी कि 1x, और 1 हम लगाते नहीं, सिर्फ लिखेंगे x और माइनस की साइन लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ इन दोनों के साथ क्या है? माइनस साइन है। जब दोनों के साथ माइनस साइन होता है तो क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन किसकी आती है? माइनस की आती है। तो जब -18 और 20 को जब हम प्लस करेंगे, यानी 18 को और 20 को प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -38। ठीक है ना, 0 में 8 प्लस होगा और 2 में 1, तो ये आपका 38 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर भी मेरे पास इज इक्वल टू का इस तरफ भी माइनस है और इस तरफ भी माइनस। जब ऐसी सिचुएशन हो, दोनों साइड पे माइनस साइन आपको नजर आ रहा हो, तो ये दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है इस तरह से, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 38। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आ जाते हैं क्लास अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, अब देखिए मुझे यहाँ पर पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन दिखना है, यानी मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वैल्यू से। तो कर देते हैं, x ब्रैकेट में लिखिएगा, फिर दूसरी ब्रैकेट मेरी पास आ जाएगी a³ प्लस b³ अपॉन a माइनस b। ठीक है, और फिर यहां देखिएगा, अब ये तो हो गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है? इज इक्वल्स टू, आ जाते हैं इज इक्वल्स टू, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी मुझे इन दो कॉर्नर वाली वैल्यू को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, पहले ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप पहले ये भी लिख सकते हैं या पहले वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से ये देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, यानी लास्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और दो सेंटर की वैल्यूज को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें ये किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। अब क्लास जरा ये देखिएगा, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी? मैं इसके लिए ये करूंगी कि क्लास यहाँ पर जो मेरे पास जो वैल्यू है वो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी, और जो इधर डिवाइड हो रही है वो उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब x यहाँ पर रह जाएगा सिंगल अलोन। ठीक है, यहाँ पर x अकेला रह जाएगा, और ये वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिख लेते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखी हुई है वैल्यू इधर, इनको कॉपी कर लेते हैं पहले। और ये वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही थी ये भी इनके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस बी, और ये ऊपर वाली वैल्यू जो आपको नजर आ रही है a³ प्लस b³, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, जबकि यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³, ये अपॉन में चला गया, इस तरह से फॉर्म आ गई है क्लास। ठीक है, अब जरा एक चीज पे गौर कीजिएगा क्लास, भाई ये a प्लस बी एक साथ लिखा हुआ है पावर स्क्वायर, मैं अगर इनको अलग अलग लिख दूं ऐसे a प्लस बी और a प्लस बी दो बार लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। भाई इनकी बेसेस सेम है, दोबारा से हम प्लस करेंगे फिर से 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, a प्लस बी को 2 दफा लिख दिया, जबकि यहाँ और इनके ऊपर से जो पावर 2 थी वो ब्रेक कर दी, यानी 1 और 1 अलग अलग कर दिया इन दोनों को। ठीक है, ब्रेक कर दी। और अब यहाँ देखिएगा
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में मेरी वही वैल्यू चल रही है जो चल रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये देख लीजिए। अब मुझे करना क्या होगा, यूं मैंने ब्रेक क्यों किया इसको, ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक ए प्लस बी को अगर मैं इस वाली ब्रैकेट के साथ लिख दूं और एक ए प्लस बी को मैं इसके साथ लिख दूं। ऐसा कर देती हूँ, मैं अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अरेंज करती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ए प्लस बी को, पहले वाले ए प्लस बी को मैंने इस बड़ी वाली ब्रैकेट के साथ लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर एक ए प्लस बी को मैंने ए माइनस बी के साथ लिख लिया, ठीक है। अपॉन में मेरा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था वो एज इट इज वही रहा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये मेरा वही चल रहा है। अब देखिएगा क्लास, यहाँ पर मेरे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, अगर आप गौर करें। पहला फॉर्मूला मेरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और दूसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूले आपके जाने पहचाने, ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं क्लास। तो अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये दो ब्रैकेट लिखी हुई हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इस पे गौर कीजिए आप, ये भी यही चीज लिखी हुई है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है। तो मैं इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो मैं इसकी जगह पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकती हूँ ना। यहां आ जाएगा मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यानी ये जो चीज है मेरी, ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो मैंने इस दो ब्रैकेट की जगह पे, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इस दो ब्रैकेट की जगह पे, क्योंकि इन दो ब्रैकेट के, ये जो दो ब्रैकेट है ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब प्लस पहले हो या माइनस पहले हो, इस डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर प्लस पहले लगा हुआ है, वहां माइनस पहले लगा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकते हैं। अब जरा देखिएगा, तो इन दो ब्रैकेट की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा क्लास, ये देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से कैंसिल हो गए, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अब मेरा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो बस यही फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 5 की तरफ, जो कि ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो देख लीजिए, फॉर्मूला सेम वही यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि 8 माइनस एक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद मेरा फॉर्मूले में क्या है, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ मीन। फिर फॉर्मूले में क्या है, इक्वल टू, तो मैं इक्वल टू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये कॉर्नर वाली वैल्यू मेरी क्या है, 11 माइनस एक्स ब्रैकेट, और फिर ये इस कॉर्नर की वैल्यू 16 माइनस एक्स ब्रैकेट। ये देख सकते हैं इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गई है।
अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, दो ब्रैकेट हो और उनके अंदर दो हमारे जो है वो टर्म्स लिखी हो, तो हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो 8 है पहले ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी बारी बारी 1 बाय 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस सेकंड ब्रैकेट से। तो पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 25 माइनस एक्स, फिर उसके बाद माइनस एक्स से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 25 माइनस एक्स इक्वल टू, सेम इसी तरह यहाँ पर पहले 11 से ये पूरी सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, तो मैं कर देती हूँ 11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 16 माइनस एक्स, फिर इसी तरह माइनस एक्स से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, तो कर देते हैं 16 माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 जब मल्टीप्लाई होगा 25 से तो क्या हो जाएगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 4 मेरा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई किया है इधर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 200 और माइनस 8 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा 8x। इसी तरह यहाँ देखें जब ये x मल्टीप्लाई होगा 25 से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25x और माइनस माइनस प्लस, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं 11 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। ठीक है, उसके बाद 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1। ये हो जाएगा 6 7 1। ये देखें मेरा आंसर आ गया 176। तो जब 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 176। ठीक है, और फिर 11 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 11x। इसी तरह से जब x 16 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 16x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है क्लास, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखें हमें एक्चुअली वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, x की। तो कोशिश क्या करें कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट पे ले जाएं और बाकी जो नंबर है उनको राइट पे ले आए। तो जितने भी x आपको नजर आ रहे हैं, ये x ये x ये x, इन सबको मैं ले आती हूँ लेफ्ट पे और जो नंबर है उनको मैं ले जाती हूँ राइट पर। तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये ऑलरेडी x लिखा हुआ है, माइनस 8x माइनस 25x, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ की वैल्यू x की इधर आएंगी, इधर शिफ्ट होंगी, तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस 11x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, 16x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जबकि इधर देखें मेरी क्या वैल्यू लिखी हुई 176, ये x के साथ नहीं है तो मैं इसको राइट पर ही लिखा रहने दूंगी। ठीक है, तो ये देखें ये राइट पर ही लिखा रहेगा। और यहाँ पर जो मेरा नंबर था 200 वो इधर आएगा, इधर प्लस था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैंने सारी x की वैल्यू को लेफ्ट पे कर दिया और नंबर्स को मैंने राइट पर शिफ्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखिएगा ये तमाम के तमाम x साइन के लिहाज से सॉल्व होंगे।
देखिए अब ये दोनों किसके हैं, माइनस के, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 में जब मैं 8 प्लस करूंगी, 25 में मुझे क्या प्लस करना है, 8। तो 8 + 5 मेरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 कैरी ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा -33x। अब माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दोनों के साथ माइनस था। जब दोनों वैल्यू के साथ माइनस हो तो ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। यहाँ देखिए ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं। 11 + 16 कितना हो जाएगा, जब मैं 11 में 16 को प्लस करूंगी, ये हो जाएगा 6 + 1 7 एंड 1 + 1 2, 27 हो जाएगा ये। और साइन मेरा प्लस का रहेगा, क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन है। यहां मेरा क्या है, देखिए 176 मेरा प्लस का है, जबकि 200 मेरा माइनस का है। तो जब एक वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस की हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 200 में से मैं 76 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो कर देते हैं, 200 में से मुझे 176 को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जब कैरी लूंगी, 0 में से तो नहीं जा सकता ना 6, मैंने क्या करना है, बराबर से बोरो लेना है। तो बोरो में लूंगी तो बराबर में भी 0 है, तो मैं यहाँ से बोरो लेना शुरू करूंगी। यहाँ 1 रह जाएगा, ये इसको बोरो देगा तो 10 हो जाएगा, इसको देगा तो 10, और ये खुद कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 24। अच्छा क्लास 24 के साथ माइनस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, इसलिए क्योंकि हमारी जो ग्रेटर नंबर है वो उसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, और जो नंबर बच रहा है वो किस में से बच रहा है, 200 में से बच रहा है। तो 200 के पास जो साइन है वही साइन हमारा यहाँ भी लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है क्लास। अब देखिए 33 में से मुझे माइनस करना है 27 को, चूंकि एक के साथ माइनस जबकि दूसरे नंबर के साथ प्लस है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 33 में से माइनस कर देते हैं 27 को। तो देखिए 3 में से तो 7 जा नहीं सकता, तो मैं बराबर वाले से बोरो लूंगी, ये हो जाएगा 13। 13 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा हमारा। तो ये मैं कहाँ लिख देती हूँ, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर। अच्छा अब 6 के साथ कौन सी साइन आएगी, माइनस के साइन आएगी। क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो मेरा माइनस का है, 33 बड़ा है, उसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो जो नंबर बचेगा, जो रिमेनिंग होगा, वो भी तो 33 में से ही बचेगा ना, 27 में से तो नहीं बच सकता। तो जो 33 में से बचेगा, तो चूंकि ये ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो मेरा इसके साथ भी माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, -24। क्लास यहाँ पर 6x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें इधर लिखा हुआ है -24, और ये इसके नीचे आएगा -6, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस होते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x का, x = 4, अपॉन में 1 हम लगाते नहीं, ठीक है। तो आंसर मेरा हो गया x = 4, बस यही मेरा आंसर होगा। हमने फाइंड कर ली है x की वैल्यू, ठीक है क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 18.1 हुई कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो जाता है तो उस सूरत में आप दोबारा से उसको रिवाइंड करके और दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हर ईच एंड एवरीथिंग मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, तो क्लास वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ठीक है।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।